नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक जो अलायंस हैं, पॉलिटिकल अलायंस, उनके लिए अपनी सीटों पर समझौता करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जिस तरह से बिहार चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने अपने सीट्स की घोषणा की, जो अलायंस में किसको कितना मिलेगा, और महागठबंधन अभी इससे काफ़ी दूर है, बैठकें भी अभी नहीं हुई हैं और चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। बहुत कम टाइम है। अब से अगर जोड़ा जाए तो अब तो 1 महीने का भी टाइम नहीं बचा हुआ है। लगभग आखिरी फेज़ जो है वो 11 तारीख का है, मतलब 1 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है पहले फेज़ के दूसरे फेज़ के वोटिंग तक। मतलब इस पूरी व्यवस्था में 1 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है। और अभी अगर ये कहा जाए कि जो विपक्ष है वो प्राइमरी लेवल के डिस्कशन पर भी नहीं आया है। जो मीडिया में खबरें चलती हैं कि कांग्रेस इतनी सीटें मांग रहा है, उसके बाद सीपीआई-एमएल इतनी सीटें मांग रहा है, वीआईपी इतनी सीटें मांग रहा है, यही खबरें निकल करके आ रही हैं। उसके बाद आरजेडी जो है वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अगर सहमति नहीं बनती है तो आरजेडी अकेले जा सकता है। अभी इस तरह की बात निकल करके आई है। आरजेडी के प्रवक्ता एग्रेसिवली बहुत सारी बातें करते हैं और घूम फिर करके चुनाव से ज़्यादा वो एक जो सामाजिक समीकरण है उस पर बात कर रहे हैं, जिससे चुनाव पर क्या अंतर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, वो अभी निश्चित नहीं है। उसमें भी मुश्किल है। जिस तरह से आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव एआईएमआईएम के प्रवक्ता से मुस्लिम वोटर्स को लेकर के आर्ग्यू करती हुई दिखी, वो उस तरह से भी आर्ग्यू नहीं कर पा रही थी जैसा वो बीजेपी के प्रवक्ता से मिसबिहेव करती हैं। उनको मालूम है कि अगर इस तरह से वो असीम वकार जो थे, अगर उनके साथ उसी तल्ख लहजे में बात करेगी तो मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकता है। ये खौफ उनके चेहरे से साफ तौर पर दिख रहा था। और इसी तरह का बहुत सारा खौफ सब में है। उसमें आरजेडी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें सीपीआई-एमएल भी है, उसमें वीआईपी भी है। अब कुल मिलाकर के ये जो पूरा मसला है, यही कोशिश है कि किसी तरह से जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय जनता दल वाला अलायंस है, महागठबंधन, उसमें सीटों को लेकर के सहमति बन जाए और चुनाव की दिशा में आगे बढ़ जाए। इसलिए कि अगर पहले फेज़ की बात करें तो पहला फेज़ 6 तारीख को हो जाएगा, मतलब उसमें 20-22 दिन का ही टाइम रह गया है। अब उसमें नॉमिनेशन, नाम डिक्लेयर होंगे, नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन की वापसी होगा, चुनाव की तैयारियां होंगी। तो ये 10 दिन का भी टाइम किसी भी जो कैंडिडेट है उसको 15 दिन का टाइम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा संकट हो गया है। अब ये मैं पहले इसको चर्चा कर लेता हूँ, फिर एनडीए की सीट शेयरिंग पर आता हूँ। अब एनडीए ने डिक्लेयर कर दिया, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो महागठबंधन है, महागठबंधन के जो तीनों चारों अलायंस हैं, उसमें जो खबरें हैं कि कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, लगभग 140 सीट कम से कम आरजेडी लड़ना चाह रही है, और उसके बाद कितना सीट बचता है ये उसमें से सीपीआई-एमएल और वीआईपी। अब वीआईपी जो है वो उप मुख्यमंत्री, वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी, वो चुनाव जीतने की स्थिति में उप मुख्यमंत्री पद का भी चाहते हैं।
दूसरी तरफ कांग्रेस की मंशा ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े, और अगर उनकी स्थिति ऐसी आती है कि वो एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ है, तो वो आरजेडी से हार्ड बार्गेन करे, ये मंशा है। लेकिन कांग्रेस की जो मंशा है वो मिसप्लेस्ड है। सारी प्रयासों के बावजूद कांग्रेस के रिवाइवल जैसी स्थिति बिहार में नहीं नज़र आ रही है, और उनको सिर्फ बाकी इलाकों में आरजेडी पर पिगी बैक करना पड़ेगा, और सीमांचल में पप्पू यादव को पिगी बैक करना पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो दूसरे नंबर की पार्टी हैं। पिछली बार वो 17 सीटें जीत करके आ गई थी, कुछ विशेष परिस्थितियां थीं, लेकिन इस बार क्या वैसा ही होगा, इसको लेकर के बहुत संदेह है। संदेह तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनका जो वोटर है वो उनसे नहीं छिटका है। पहले थोड़ा बहुत इधर उधर होते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो जो इस तरह से एनडीए एक साथ खड़ा नज़र आ रहा है, सब तैयार हो गए। और दूसरा ये कि जो दलित वोटर है वो बड़ा फैक्टर है। दलित वोटर बड़ा फैक्टर है, और दलित नेताओं में दोनों नेता मजबूती के साथ एनडीए में नज़र आ रहे हैं। और ऊपर से मायावती बहन जी ने जिस तरह से भाजपा के लोगों के बारे में, उनके नेताओं या उनके मंत्रियों के बारे में, या आदित्यनाथ के बारे में जिस तरह की बात कही है, वो एक मैसेज दलितों के बीच गया है। खैर, ये इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये कर लें। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि सहमति नहीं बन पाई है, और जिस तरह की खबरें हैं कि राहुल गांधी अभी शायद हिंदुस्तान में नहीं है, तो कांग्रेस को उनके आने का इंतजार करना पड़ेगा, और उनको शायद अभी भी एसआईआर के वोट चोरी के नारे पर भरोसा है। अब ये एक अजब तरह की स्थिति है जहां पर कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी के मुंह से अगर कोई चीज़ निकल जाती है तो वो फायदे की हो चाहे नुकसान हो, उस पर पूरी पार्टी को डटे रहना पड़ता है। तो ये वही स्थिति है। इसको लेकर के बहुत सारे उनके लोगों ने छोड़ दिया है, मतलब उनके अलायंस पार्टनर भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए जो सामान्यतः जो चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से एक आध सीट ज़्यादा जेडीयू चुनाव लड़ेगी, एक आध सीट कम भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और लगभग 25 सीटों पर चिराग पासवान को चुनाव लड़ाया जाएगा, और 5 सीटें देना तय हुआ था हमको और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के। लेकिन उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। थोड़े बदलाव ये हुए हैं कि चिराग पासवान को 25 की जगह 29 सीटें, मतलब 4 सीटें ज़्यादा मिली हैं। और जो पहले की व्यवस्था थी जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी, लंबे समय से चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में ऐसा माना जा रहा था कि 102 सीटों पर जनता दल यू लड़ेगी, जो ये दिखाने की कोशिश थी कि वो चाहे एक सीट ज़्यादा लड़े लेकिन उनसे ज़्यादा लड़ रही। तो 102 सीटों पर लड़ने का ओरिजिनल प्लान था, और 5 सीटें इनको मिलना था। लेकिन उसमें जो मांग थी वो 10-10 की मांग थी कि 10 हम चाहिए था, और 10 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चाहिए था। लेकिन उस पर जो है सहमति नहीं बनी, और जो बात निकल करके आई कि अब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी बराबर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब दोनों 101 पर लड़ें, 101-100 सीट पर लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, इसको 29 सीटें मिली हैं। 6 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा है, और हम जो है वो 6 सीटों पर लड़ेगी। पहले ये लोग 10 सीटें और 8 सीट जो हम है वो 15 सीटें मांग रही थी, और लगभग उतनी ही सीटें जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे। लेकिन अब अगर
देखें कि इसमें जो स्थितियां हैं क्यों इसको समझने की ज़रूरत है। चिराग पासवान से पार्टी के मतलब जो प्रभारी हैं और बाकी और नेताओं ने, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या विनोद तावड़े हों या जेपी नड्डा हों या जिसको जिसको भी इसका प्रभार दिया गया, तो उन लोगों ने उस पर चर्चा की और जो नित्यानंद राय की भी इसमें बड़ी भूमिका थी। तो जो 40 वाली डिमांड थी उसको 29 पर सहमति बनाई गई और इसके लिए चिराग पासवान पर दबाव बना के रखा गया। उनका ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में उनको 5 लोकसभा चुनाव टिकट दिए थे, 5 वो जीत लिए थे, तो 100% स्ट्राइक रेट है, तो विधानसभा में भी उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो उनको कंसीडर किया गया। उनको जो 20 पर जनता दल यूथ तक का था कि 20 से ज़्यादा उनको नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर बीजेपी ने प्रिवेल किया और उनको 9 सीटें ज़्यादा दी। और जो 8 या 10 के आसपास पर सहमति बन सकती थी, शायद हम पर या उपेंद्र कुशवाहा पर, उसको घटा करके 6 किया गया। तो जो 9 सीटें निकल करके आईं, जो 9 सीटें बढ़ी हैं, उनमें से एक जनता दल यू के खाते से गई है और बाकी 4 जो हैं वो हम और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से गई है। तो बीजेपी और जनता दल यू के दृष्टि से अगर देखें तो सिर्फ 1 सीट का नुकसान, मतलब का समझौता जनता दल यू को करना पड़ा है। बीजेपी ने अपनी किसी सीट पर समझौता नहीं किया है। वो 101 सीट पर पहले भी लड़ने का था उसकी योजना और अभी भी है। उसके 101 नाम भी डिसाइड है, लगभग 1-2 को लेकर के जो असहमति है वो थी, अब वो भी आयरन आउट हो गया है। अब जब शासन में रहने वाली पार्टी ने अपने जितने टिकट्स हैं उनको फाइनलाइज कर लिया है, चिराग पासवान और हम को अपने साथ जोड़ करके और अपने एक मैसेज देने के लिए कि हमने बहुत एमिकेबली, मतलब बहुत सबको सहमति के साथ निर्णय लिया है, उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि दलितों का पूरा खेमा पासवान की पार्टी के साथ और प्लस हम, ये दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों पार्टियां हैं। तो पूरा का पूरा दलित वोटर जो है वो इनके साथ है, एनडीए के साथ। और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई थी, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता जितना भी शोर मचाएं कि वो बाबा साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं या उनके, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि सबको मालूम है किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था और उनके पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर थी। और लालू प्रसाद का एरोगेंस सबको दिखता है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कोई मिलने आता है तो पैर फैला के बैठे रहते हैं, वो अहंकार सबको दिखता है। और उसी तरह का अहंकार जो है वो उनके प्रवक्ताओं में, उनके जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं उनमें दिखता है। ये स्थिति है। तो दलितों का वोट जो है वो मेजॉरिटी अब एनडीए की तरफ जाएगा, एक फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि जो एमबीसी हैं, मतलब ओबीसी अदर देन यादव, उसका भी एक बड़ा गठजोड़ हो गया है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ। प्लस बीजेपी के नित्यानंद राय और इस तरह के नेता हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं चौधरी साहब। इस सब मिला करके जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो भी कंसोलिडेटेड हैं बीजेपी की तरफ निकल रहे हैं। प्लस अपर कास्ट है जो बहुत सबसे कम है, लेकिन अपर कास्ट वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं। सेंध मारने की कोशिश जो जन स्वराज है वो करेगा, लेकिन जिन जगहों पर थोड़े मजबूत कैंडिडेट होंगे निश्चित तौर पर वहाँ जन स्वराज वोट पाएगा। लेकिन जहाँ लोगों को ये लगेगा कि जन स्वराज वोट कटुआ है तो वोट कटुआ को वहाँ वोट नहीं मिलेगा।
और वही वोट जाएगा जो कैंडिडेट जीतता हुआ दिखेगा। तो समय से अलायंस की घोषणा होना, दलित, ओबीसी और अपर कास्ट का एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब इसमें एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जो नाराजगी की लोग बात कर सकते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर बहुत सारा वोट मतलब कुछ वोट जरूर जनसुराज की तरफ जा सकता है, लेकिन जो इतने लंबे समय तक काम जो दिखा है उसका भी प्रभाव, जिसको प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कहते हैं, वो भी बहुत मजबूत लग रहा है बिहार में। तो कुल मिलाकर के ये जो सब अभी निकल करके आया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। चुनाव परिणाम एक महीने से ज़्यादा दूर नहीं है, 14 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन हम इस तरह के एनालिसिस करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।